लेट्स स्टार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको इनेक्ट कब करा गया, इसको इम्प्लीमेंट कब करा गया? 26 जनवरी 1950 में। रीज़न आप जानते हैं, 26 जनवरी 1930 को हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे बनाया गया था, इसलिए ये डेट चुनी गई 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर की बात करूं, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर की, तो इसके स्ट्रक्चर में 22 पार्ट्स हैं, या फिर कह सकते हैं 22 पार्ट्स थे जब ये बनकर तैयार हुआ। इसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे। हर एक पार्ट में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे। जैसे फर्स्ट पार्ट में 4 आर्टिकल थे। इसके बाद स्ट्रक्चर में एक चीज़ की बात और की जाती है, एक थिंग के बारे में, वन थिंग इज मोर, दैट इज स्केड्यूल्स। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तो देयर वर 8 स्केड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। ये स्केड्यूल्स थे क्या, क्या करते थे ये स्केड्यूल्स आर्टिकल्स की एक्सप्लेनेशन देते थे। यानी कि जो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में है उनकी एक्सप्लेनेशन स्केड्यूल्स के जरिए दी जाती थी। क्योंकि ये स्केड्यूल्स एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो हम इनको क्या कह सकते हैं? एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम। तो स्केड्यूल्स क्या होते हैं? एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम होते हैं। मेमोरेंडम एक काइंड का डॉक्यूमेंट ये बोल सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर मैं बात करूं 25 जनवरी 2020 इस डेट तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा हो चुका है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट्स हो चुके हैं। 25 पार्ट्स कैसे हो गए? कुछ पार्ट्स ऐड करे गए हैं और कुछ पार्ट्स, एक पार्ट रिमूव भी करा गया है। जैसे पार्ट 7 जो है वो रिमूव भी करा गया है। तो 25 पार्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट नाउ है, और आर्टिकल्स जो है वो 488 है। राइट नाउ का मीनिंग है 25 जनवरी 2020 तक 448 जो है आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके अलावा कुछ स्केड्यूल्स को ऐड करा गया। तो स्केड्यूल्स कितने हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? 12 स्केड्यूल्स हैं। यानी कि एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम को इंक्रीज करा गया है, कुछ आर्टिकल्स इंक्रीज हुए, कुछ को रिमूव भी करा गया, और 25 पार्ट्स भी हुए। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डाउनलोड करते हैं तो आप देखेंगे लास्ट में अगर आप पाएंगे तो पार्ट्स उसमें 22 ही लिखे नजर आएंगे आपको, क्योंकि जो पार्ट ऐड करे गए हैं वो बिटवीन ऐड करे गए हैं, बिटवीन द पार्ट्स ऐड करे गए हैं। तो उसमें कोई नया नंबर नहीं दिया गया उनको, बस ABC ऐसा करके लिखकर उनको नया नंबर दे दिया गया। जैसे 11th A हो गया पार्ट, 11th B हो गया, इस तरीके से पार्ट्स ऐड करे गए हैं। ठीक है, 4th A हो गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से पार्ट्स ऐड करे गए हैं। इसकी वजह से आपको नंबर ऑफ पार्ट्स 22 ही नजर आएंगे, बट उसके बीच में आपको 5 नए पार्ट्स मिल जाएंगे। बात क्लियर? तो ये नए नए पार्ट्स ऐड करे गए हैं। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आगे देखते हैं, हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से अपनी क्लासेस को। स्टार्ट। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक करके इंपॉर्टेंट पार्ट्स करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है पार्ट 1। पार्ट 1 जिसका नेम द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। ओके, अब इस पूरे ये पार्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा इंडिया है वो किस तरीके से डिवाइडेड है, वो किस तरीके से एक यूनियन फॉर्म करता है, और उस टुकड़ों की बाउंड्रीज क्या है, टेरिटरीज क्या है। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 1। आर्टिकल 1, द नेम ऑफ द आर्टिकल इज नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो नेम क्या होंगे और टेरिटरीज क्या होंगी इस यूनियन की। ओके, सो द आर्टिकल आप यहाँ देख सकते हैं, आर्टिकल 1 के बाद लिखा हुआ है फिर 1, फिर 1 के बाद लिखा हुआ है 2, 1 के बाद लिखा हुआ है 3। तो ये जो 1 है ये आर्टिकल को दिखा रहा है, पहले लिखा हुआ है, और ये बाद में जो लिखा हुआ है क्लॉज को दिखा रहा है।
आर्टिकल 1 क्लॉज 1, आर्टिकल 1 क्लॉज 2, आर्टिकल 1 क्लॉज 3। तो एक आर्टिकल जो है उसकी एक्सप्लेनेशन 3 पार्ट में दी गई है। आर्टिकल 1 की एक्सप्लेनेशन 3 पार्ट में दी गई है। पहले में बताया गया है इंडिया डेट इज भारत। यहाँ पर भारतवर्ष, भारत को दिखाने के लिए दो शब्दों का यूज करा गया। एक तो इंडिया, जिसके नाम से इंडिया को बहुत टाइम से जाना जाता है, और दूसरा इसके लिए यूज करा गया है डेट इज भारत। तो ये दो नाम होने का रीजन, इसके पीछे भी एक रीजन है कि इसके पीछे भी काफी सारे डिस्कशंस हुए हैं। उसके बाद ये डिसाइड करा गया, डिबेट्स के बाद काफी ये डिसाइड करा गया कि इंडिया और फिर हम भारत दो नाम का यूज करेंगे। इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो पहला आर्टिकल का क्लॉज कहता है कि इंडिया जो कि भारत है उस वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, यानी कि जितनी भी स्टेट्स हैं उसकी एक यूनियन होगा। आर्टिकल 1 क्लॉज 2 ये किस बारे में बात करता है? ये बात करता है जो स्टेट्स और उसकी टेरिटरीज हैं, यानी कि द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ। जो स्टेट्स हैं और इन स्टेट्स की जो टेरिटरीज हैं, टेरिटरीज देयर ऑफ, ओके, टेरिटरीज। इन टेरिटरीज को इस आर्टिकल में मेंशन नहीं करा जाएगा, इनको मेंशन करा जाएगा स्पेसिफाइड इन। ये किस में स्पेसिफाइड होंगे? ये स्पेसिफाइड होंगे स्केड्यूल 1 में। स्केड्यूल 1 में ये स्पेसिफाइड होंगे। मैंने बताया था स्केड्यूल किस काम आता है? एक्सप्लेनेशन की। स्केड्यूल्स के अंदर एक्सप्लेनेशन दी जाती है। किसकी एक्सप्लेनेशन? आर्टिकल्स की एक्सप्लेनेशन। तो इंडिया स्टेट्स की यूनियन, स्टेट्स का यूनियन होगा। इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट व्हाट विल बी द टेरिटरीज ऑफ दैट स्टेट, ओके, और नेम ऑफ द स्टेट्स इट विल बी मेंशन्ड इन स्केड्यूल 1, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल 1 क्लॉज 3 ये क्या कहता है? द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। जो इंडिया की टेरिटरी है, टेरिटरी इंडिया की, वो क्या क्या कंप्राइज करेगी? ये तो आपको बेसिक बात है, पता होगी। इंडिया की जो टेरिटरी है वो पहली बात तो कंप्राइज करेंगी द टेरिटरीज ऑफ स्टेट, द स्टेट्स टेरिटरी। जो स्टेट्स की टेरिटरी है उसको कंप्राइज करेगी, उसके बिना तो इंडिया है ही नहीं। स्टेट्स जो है उन्हीं की यूनियन को क्या कहा जाता है? उन्हीं की यूनियन को इंडिया कहा जा रहा है, और इन स्टेट्स की टेरिटरी ही इंडिया की टेरिटरी में कंप्राइज होंगी। दूसरी बात, इसमें कंप्राइज होंगी यूनियन टेरिटरी, यानी कि यूनियन टेरिटरी जो है वो भी इंडिया का पार्ट होंगी। यूनियन टेरिटरी क्या होती है? जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करती है। और स्टेट्स टेरिटरी क्या होगा? यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट होगी, ओके। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगी, या कहीं यूनियन गवर्नमेंट नहीं होगी, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट होगी। वहाँ के लोग उस स्टेट गवर्नमेंट को चुनेंगे और उसकी कुछ पावर्स होंगी, ठीक है। और थर्ड बात जो कही जाती है वो कही जाती है एनी सच अदर एक्वायर्ड टेरिटरी और अदर टेरिटरी विच मे बी एक्वायर्ड, यानी कि कोई टेरिटरी हो सकती है जो कि फ्यूचर में एक्वायर्ड कर ली जाए, टेरिटरी मे बी एक्वायर्ड, उसको भी क्या करा जाएगा? उसको भी इंडिया में शामिल करा जाएगा। ऐसी टेरिटरी का एक नाम मैं आपको बताता हूँ, पौंडुचेरी, जिसका नाम अब पुडुचेरी है। पौंडुचेरी पहले इसका नाम हुआ करता था, अब इसको पुडुचेरी कहते हैं, पुडुचेरी। तो पुडुचेरी एक एक्वायर्ड टेरिटरी है। किससे एक्वायर्ड करा गया है? फ्रेंच गवर्नमेंट से एक्वायर्ड करा गया। बात क्लियर? आर्टिकल 1 में आपको इतना जानने की जरूरत है। आर्टिकल 2 देखते हैं। क्या इंडिया किसी नए स्टेट को एस्टेब्लिश कर सकता है या उसका एडमिशन कर सकता है? यस ऑफ कोर्स, आर्टिकल 2 ये परमिशन देता है। तो इंडिया किसी भी कंडीशन पर या टर्म्स पर, कंडीशंस और टर्म्स पर किसी दूसरे स्टेट को एक्वायर, उसको मतलब कि एस्टेब्लिश कर सकता है या उसका एडमिशन कर सकता है, ओके। जो भी पार्लियामेंट को कंडीशंस ठीक लगेंगी, इंडिया अगर मैं बात करूँ, पार्लियामेंट को जो भी कंडीशंस ठीक लगेंगी, जो भी टर्म्स ठीक लगेंगी, उनके बेसिस पर पार्लियामेंट एडमिशन कर सकता है, एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है न्यू स्टेट की। जैसे सिक्किम, सिक्किम को सबसे पहले इंडिया का
इंडिया में शामिल करा गया कैसे? प्रोटेक्टरेट स्टेट के फॉर्म में। प्रोटेक्टरेट स्टेट, प्रोटेक्टरेट, सी इज मिसिंग हियर, प्रोटेक्टरेट स्टेट के रूप में इंडिया, सिक्किम को पहले इंडिया में शामिल करा गया। उसके बाद 35 अमेंडमेंट हुई, 35th अमेंडमेंट, और उसके जरिए इसको बना दिया गया, सिक्किम को बना दिया गया एक एसोसिएट स्टेट। और फिर उसके बाद जब पीपल जो थे उनसे कुछ, मतलब कि पीपल जो थे वो विलिंग कर रहे थे कि इंडिया का वो पार्ट बनना चाहते हैं, तो फिर एसोसिएट स्टेट से सिक्किम को बनाया गया फुल फ्लेज स्टेट्स। कैसे बनाया गया? 36 अमेंडमेंट के जरिए। अमेंडमेंट क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करा जाएगा तो उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 36 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुई और उसके जरिए सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया। ओके, तो इतना आपको सेकंड आर्टिकल में जानने की ज़रूरत है। और अब देखते हैं थर्ड, और अब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट देखते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट में डिफरेंस क्या है? जब न्यू स्टेट की हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम, तो बात कर रहे हैं कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो एग्जिस्टिंग टेरिटरी में कैसे नए स्टेट बना सकती है। जबकि हम एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट की बात कर रहे हैं, तो जो अदर बाउंड्रीज हैं अदर देन इंडियन टेरिटरी जो है, उनमें से कैसे वो नया स्टेट एस्टेब्लिश कर सकती है, उसको कैसे एडमिशन दे सकती है पार्लियामेंट, उसकी बात करते हैं। ओके, देखते हैं जरा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इंडियन गवर्नमेंट कैसे बना सकती है? एक तो तरीका है सेपरेशन, एक स्टेट को सेपरेट करो। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? एक स्टेट को सेपरेट करो, दो स्टेट बना दो, नए स्टेट बन गए। दूसरा तरीका है यूनाइटिंग, यानी कि दो, एक या एक मतलब कि दो स्टेट्स को यूनाइट कर कर क्या कर दो, एक नया स्टेट बना दो। तीसरा तरीका है पार्ट ऑफ अ स्टेट, एक स्टेट का हिस्सा लो, ओके, और पार्ट ऑफ अदर स्टेट लो, अदर स्टेट का हिस्सा लो, इनको यूनाइट करके एक नया स्टेट बना दो। पार्लियामेंट ये भी कर सकती है। यहाँ तक बात क्लियर? इंडियन पार्लियामेंट क्या कर सकती है? पार्ट ऑफ अ स्टेट को पार्ट ऑफ अदर स्टेट से यूनाइट करके वो कोई भी नया स्टेट एस्टेब्लिश कर सकती है। इसके अलावा इंडियन पार्लियामेंट के पास क्या पावर है कि ये इंक्रीज कर सकती है, ये इंक्रीज कर सकती है किसी स्टेट की टेरिटरी को, डिक्रीज कर सकती है किसी स्टेट की टेरिटरी को, डिमिनिश कर सकती है, कहीं डिमिनिश एरिया ऑफ एनी स्टेट। इसके अलावा क्या कर सकती है इंडियन पार्लियामेंट? पार्लियामेंट क्या कर सकती है? अल्टर कर सकती है बाउंड्री, बाउंड्री में चेंजेस ला सकती है। ओके, इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रही, लेकिन बाउंड्री में अल्टरेशन कर रही है, चेंजेस कर रही है कुछ। इसके अलावा पार्लियामेंट क्या कर सकती है? नेम चेंज कर सकती है, अल्टर कर सकती है नेम ऑफ एनी स्टेट। बात क्लियर? तो ये आपको जानने की जरूरत है आर्टिकल 3 में। फिर आर्टिकल, अब आर्टिकल 4 में हमें क्या पढ़ना है? आर्टिकल 4 कहता है कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 3, आर्टिकल 1 और 2, सॉरी 2 और 3 के अंडर अगर कोई लॉ बनाया जाता है और उस लॉ की वजह से स्केड्यूल 2, स्केड्यूल नंबर 2 और स्केड्यूल नंबर 4, नॉट 2, इट इज 1, स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल 4 में अगर कोई चेंज करना पड़ जाता है, यानी कि ऐसा कोई मैटर आ गया जो कि आर्टिकल, अगर कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है प्रोविजन जिसकी वजह से ये कंसेक्वेंशियल हो रहा है, ये ऐसा या इंसिडेंटल हो रहा है मैटर, या फिर कहीं ये जो है सप्लीमेंटल है, ये करना ही पड़ेगा अमेंडमेंट, कोई और ऑप्शन नहीं है। आरटी स्केड्यूल 1 और 4 में अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा। तो इस केस, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जो भी चेंजेस आएगा, जो भी अमेंडमेंट आएगा, उस अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझा जाएगा। अगर आर्टिकल 2 और 3 के अंडर कोई एक्ट पास होता है, कोई रूल बनाया जाता है, कोई लॉ बनता है, कोई प्रोविजन बनता है, और वो क्या करे, वो
ये मैंडेटरी कर दे कि अमेंडमेंट करना पड़ेगा स्केड्यूल 1 और 4 में, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को। लेकिन अमेंडमेंट हमें दिख रहा है कि हाँ स्केड्यूल 1 और 4 में अमेंडमेंट हुआ है और स्केड्यूल्स भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, फिर भी हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानेंगे। ओके, तो ये हमारा आर्टिकल 4 बताता है, इतना हमें आर्टिकल 4 में जानने की ज़रूरत है। सो इट इज़ ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। One important thing remains you need to remember. What is that? अभी जैसा कि मैंने बताया, आर्टिकल 4 जो है वो कहता है कि अगर 2 और 3 आर्टिकल के अंदर कोई ऐसा एक्ट या लॉ बनाया जाता है जो स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल 4 में अमेंडमेंट को नेसेसिटेट कर देता है, उस केस में अमेंडमेंट इन स्केड्यूल 4 और स्केड्यूल 1 को क्या नहीं समझा जाएगा, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझा जाएगा, क्योंकि ये तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की वजह से इनमें चेंज आया, इन स्केड्यूल्स में चेंज आया, इसलिए इनमें अगर स्केड्यूल 1 और 4 में चेंज आ रहा है तो उसे अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझा जाएगा। ओके, और आप जानते हैं कि आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है जब एडमिशन हो या फिर एस्टेब्लिशमेंट हो नए स्टेट की इंडिया की टर्म्स और कंडीशन के बेसिस पे, तो उसको क्या नहीं समझेंगे, तो उसके लिए कोई अगर लॉ बनाया जाता है या एक्ट बनाया जाता है तो उसकी वजह से कोई चेंज आ रहा है आर्टिकल 1 और 4 में, तो उसे क्या नहीं समझा जाएगा, उसे अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग नया स्टेट अगर बन रहा है, कैसे बन रहा है ये आप जान चुके हैं, एक स्टेट को तोड़कर, एक स्टेट दो स्टेट को यूनाइट करके या एक पार्ट ऑफ स्टेट को दूसरे पार्ट ऑफ स्टेट में यूनाइट करके। ओके, इस तरीके से नए स्टेट बनाए जाते हैं, बाउंड्री चेंज हो रही है, अल्टर की जा रही है, बाउंड्री इंक्रीज करी जा रही है, डिक्रीज करी जा रही है, ठीक है, नाम चेंज करा जा रहा है, ये अगर कुछ भी किया जा रहा है और इसके लिए कोई एक्ट बनाया जाए और उस एक्ट की वजह से, उस लॉ की वजह से स्केड्यूल 1 और 4 में चेंज करना पड़ जाए, तो उसको भी आर्टिकल 4 क्या कह देता है, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझा जाएगा। बट देयर इज अ केस, अगर मान लेते हैं इंडिया अपनी टेरिटरीज को क्या करता है, सीड करता है, अपनी टेरिटरीज किसको सीड करता है, टू अ फॉरेन कंट्री, एक दूसरी कंट्री को गिव अप कर देता है अपनी टेरिटरी अगर इंडिया, तो क्या उस केस में, इस वाले केस में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास नहीं करना होगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा अगर ऐसा इंडिया करता है। एक तो चेंज इन बाउंड्री वगैरह करें नहीं, इंटरनली अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं इंडिया की बाउंड्री के, उसको तो हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं कि उसको अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझा जाएगा। लेकिन अगर आउटसाइड, अगर इंडिया अपने एक हिस्से को किसी दूसरी कंट्री को दे देता है, क्या इसे भी अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझा जाएगा, समझा जाएगा, बिल्कुल समझा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो ये कहती है कि सेसेशन, अगर सेसेशन होता है, किसका सेसेशन होता है, इंडियन बाउंड्रीज का, टेरिटरीज का, किसके फेवर में, इन फॉरेन कंट्री, तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने वाला एक्ट पास करना जरूरी है, तभी सेसेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये बैरोबरी यूनियन केस जो हुआ था, बैरोबरी यूनियन एक फेमस केस, नाम याद रखना। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में ये जजमेंट दी थी। हालांकि गवर्नमेंट का मानना था कि ये जो है एग्जीक्यूटिव का फंक्शन होना चाहिए क्योंकि डिस्प्यूट सेटलमेंट हो रहा है यहाँ पर, लेकिन बैरोबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये थी कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करना जरूरी है। ओके, आगे देखते हैं। लेकिन एक और जजमेंट आई 1969 में, जिसके अंडर ये कहा गया कि अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट हो रहा है, सेसेशन नहीं हो, डिस्प्यूट सेटलमेंट हो, यानी कि इंडिया अपनी टेरिटरी छोड़ नहीं रहा है लेकिन डिस्प्यूट सेटलमेंट हो रहा है वहाँ पर, और उस केस में पार्लियामेंट को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव जो है अपने आप सेटल कर सकते हैं, और उस केस में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करने की ज़रूरत नहीं होगी, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ
पार्लियामेंट। ओके, क्लियर। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में 500 अप्रोक्सीमेटली 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। ओके, उन प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया, या तो वो भारत को ज्वाइन कर लें या फिर वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें। 552 में से 549 states were agreed upon that they will join India, but 3 states were not accepting Indian admission. Okay, so what were those states? Those states were Hyderabad. One state was Hyderabad. Second state, Junagadh. और थर्ड स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। सो व्हाट हैपेंड, हैदराबाद को हिस्सा बना लिया गया इंडिया का। कैसे बना लिया गया? मिलिट्री कूप के जरिए, मिलिट्री एक्शन के जरिए, यानी कि मिलिट्री का, पुलिस का यूज करा गया और हैदराबाद को इंडिया का हिस्सा बना लिया गया। जूनागढ़ में रेफरेंडम के जरिए, यानी कि लोगों से पूछा गया कि वो चाहते क्या है, क्या वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं चाहते। रेफरेंडम के जरिए क्या करा गया, जूनागढ़ को इंडिया का हिस्सा बना लिया गया। रेफरेंडम में करा क्या जाता है, लोगों से डायरेक्टली पूछा जाता है कि वो क्या चाहते हैं। ओके, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एग्री नहीं था इंडिया का पार्ट बनने के लिए, लेकिन उसको भी किसी तरीके से कुछ स्पेशल प्रोविजंस या स्पेशल स्टेटस देकर जम्मू कश्मीर को भी इंडिया का हिस्सा बना लिया गया। ओके, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी स्टेट्स को, अब ये प्रिंसली स्टेट्स में से कुछ स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट्स को जोड़कर बड़े बड़े स्टेट्स बनाए गए। और उन प्रिंसली स्टेट्स में भी जितने भी, मतलब जितने भी स्टेट्स बनाए गए, प्रोविंसेस बनाए गए, उनको 4 पार्ट में डिवाइड करा गया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। इनमें जो स्टेट्स को रखा गया वो मतलब कि उन स्टेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर स्टेट्स को क्लासिफाई करा गया। जैसे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर जो गवर्नर्स प्रोविंसेस हुआ करते थे, यानी कि जहाँ पर डायरेक्ट गवर्नर का रूल हुआ करता था, उन प्रोविंसेस को पार्ट ए में रखा गया, उन स्टेट्स को पार्ट ए में रखा गया। जैसे इसमें बॉम्बे हम लिख सकते हैं, बॉम्बे एक एग्जाम्पल हो जाएगा, मद्रास एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, मध्य प्रदेश, असम, these were states which were considered in part A. Okay, पार्ट बी, पार्ट बी में उन स्टेट्स को रखा गया जो कि ऐसे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे जिनका लेजिस्लेचर हुआ करता था। इनके पास प्रिंसली स्टेट विथ लेजिस्लेचर हुआ करते थे, इनके पास लेजिस्लेचर हुआ करता था, लेजिस्लेचर। ओके, पार्ट सी में किन प्रोविंसेस को रखा गया, किन स्टेट्स को रखा गया? पार्ट बी में चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को रखा गया, यानी कि जिन स्टेट्स में, जिन प्रिंसली स्टेट में ब्रिटिश चीफ कमिश्नर्स अपॉइंट हुआ करा करते थे, उनको पार्ट सी में रखा गया। और पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को रखा गया। ओके, ये 4 पार्ट में डिवाइड करने का ख्याल कैसे इंडिया के दिमाग में आया, इसको समझते हैं। इंडियन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, इंडियन स्टेट्स को, कि इंडिया को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, इसके सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले एक कमीशन बनाया गया जिसको धर कमीशन के नाम से जाना जाता है। धर कमीशन को
जून 1948 में बनाया गया। ये धर कमीशन ने जो गाइडलाइंस दी वो एक्सेप्टेबल नहीं थी लोगों को, तो फिर जेवीपी कमीशन बनाया गया, एक जेवीपी कमिटी बनाई गई। जेवीपी में जे का मतलब जवाहर है, वी का मतलब वल्लभ है, और पी का मतलब पटभी। तो जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल इसके एक सदस्य थे मेन, वल्लभ भाई पटेल और सीतारामैया पट्टभी इस कमेटी के सदस्य थे। ओके, इन दोनों ने ही स्टेट को इस तरीके से डिवाइड करने के लिए कहा जिससे एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव इजीनेस पर इन्होंने फोकस करा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस पर इन्होंने फोकस करा। ओके, इन्होंने कहा लैंग्वेज के बेसिस पर डिवीजन स्टेट का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लैंग्वेज के बेसिस पर हुआ तो इन्हें डर था कि इंडिया का फिर से पार्टीशन हो सकता है। अभी हाल ही में इंडिया का पार्टीशन को देख चुके थे इंडियन लीडर्स, तो उनको डर था कि अगर दोबारा से लैंग्वेज को आधार मानकर, लैंग्वेज को बेस मानकर इंडिया को अगर डिवाइड करा गया, इंडियन स्टेट में डिवाइड करा गया, तो अगेन इट कैन लीड इंडिया टू पार्टीशन, टुवर्ड्स पार्टीशन। ओके, तो इससे डरे हुए थे, इस वजह से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव इजीनेस या कन्वेनियंस के बेसिस पर इंडिया को ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचा। ओके, फिर एक और नया यानी कि थर्ड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का मतलब क्या है? जो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने वाला कमीशन है। इस कमीशन को फजल अली कमीशन के नाम से जाना जाता है, फजल अली कमीशन। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट, इसको बनाया गया था 1953 में, और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सबमिट करी, और काफ़ी सारे बेसिस दिए जिनके बेसिस पर इंडिया को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता था। उसमें एक बेस था, ब्रॉडली एक बेस एक्सेप्ट करा गया, और वो था लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पर इंडिया को क्लासिफाई किया जाएगा। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लैंग्वेज को बेस मानकर इंडिया को रीऑर्गेनाइज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एग्री हो गई, इंडियन पार्लियामेंट एग्री हो गई। तो वो रीज़न था 1953 में, अक्टूबर का मंथ था। इस मंथ में आंध्र प्रदेश में एक पर्सन ने हंगर स्ट्राइक कर दी थी। हंगर स्ट्राइक उसने क्यों करी? कि उसने कहा जो लोग, मतलब कि जो लोग तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, सॉरी, जो लोग तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु लैंग्वेज स्पीकर जो है, उनके लिए एक अलग स्टेट बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी, और हंगर स्ट्राइक में 56 की हंगर स्ट्राइक के बाद इनकी डेथ हो गई। इनका नाम क्या था? इनका नाम सीता रमालू था, सीता रामलू, पूरा नाम पोती सीता रामलू। ओके, इनकी डेथ का एक बड़ा कारण बना, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश को एपी आंध्र प्रदेश को पहला स्टेट बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। ओके, फिर उसी के बेसिस पर फजल अली कमीशन बनाया गया, तो इसने भी एक रिकमेंडेशन दी कि इंडियन स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। और फाइनली 1956 में इंडिया को 1956 में इंडिया को रिकॉन्स्टिट्यूट करा गया, रीस्ट्रक्चर्ड करा गया। ओके,
किसके बेसिस पर करा गया? इंडिया को रीस्ट्रक्चर करा गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और लैंग्वेज के बेसिस पर जब इसको रीस्ट्रक्चर करा गया तो उस टाइम पर कितने स्टेट्स बने थे? उस टाइम पर 16 स्टेट्स बने, 14 स्टेट्स बने सॉरी। और यूनियन टेरिटरीज उस टाइम पर कितनी थी? 6 यूनियन टेरिटरीज थी। ओके, अब अगर आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम में यानी कि 2021 के अंडर अगर आप देखते हैं तो अभी इंडिया में कितने स्टेट हो चुके हैं? स्टेट्स की संख्या डबल है, 28 स्टेट्स। और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? और यूनियन टेरिटरी अब 8 है, यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो अगर आपको याद हो तो लास्ट जो हमारी यूनियन टेरिटरी का मर्जर होकर 2 यूनियन टेरिटरी थी, दादर नगर हवेली एंड लक्षद्वीप, इनको मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई, जिसकी वजह से अब हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी हैं। पहले 9 हो गई थी 31 अक्टूबर 2019 में, आपको जैसा कि याद होगा 2000। और अब प्रेजेंट में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अभी भी कुछ ना कुछ स्टेट्स में लगातार कोशिश लगी रहती है कि वहाँ पर दोबारा से वो चाहते हैं कि स्टेट के 2 हिस्से करे जाएं। ओके, जैसे अगर मैं बात करूँ यूपी की, यूपी में हरित प्रदेश और बुंदेलखंड की डिमांड है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ राजस्थान में, तो राजस्थान में मरु प्रदेश की डिमांड है, कर्नाटक में कूर्ग की डिमांड है। तो हर कोई जगह पर कहीं ना कहीं पर स्टेट्स की डिमांड, स्टेट्स में को रीऑर्गेनाइज करने की डिमांड है। ओके, दिस इज ऑल यू नीड टू नो।